Welcome to Scaling Vision podcast. Thank you. Please introduce yourself. So, I am Advocate Vikram Marpakwar, born and brought up in Nagpur, practicing since 2004. Studied in Law College Main Branch, Nagpur, and I love this profession. So, this is short and simple introduction. But what kind of law do you practice? Specifically, I practice on service matter side, labor laws, laws relating to employment for workers, for the management, and for the officers also. Nice. And since how many years have you been doing this? Since 2004. क्या बात है. So before we begin, I want to ask you one simple question कि law पसंद कैसे आया? Sir, I am an accidental lawyer. I'm extremely sorry, but I am an accidental lawyer. ठीक है. I had wasted 2 years of my life in doing all such things which should not have been done. That's fine. Yeah. Thereafter, I had no other option, so I secured admission in law college. But वहाँ आने के बाद पसंद आ जो गया. रोज देखता था, पढ़ता था, उससे पसंद आने लगा. Right. So I think कितने 20 years हो गए practice? Yes. है ना? Almost 22 years. Almost 22 years now. बहुत कुछ केसेस देखे हैं, बहुत कुछ देखा. You have Yes. seen almost everything 20 years में तो है ना? Yes, yes. हर एक चीज़ का अलग अलग everything, every possible damn thing I think अपने अपन ने देख लिया होगा अब तक. हर चीज़ का अपना अपना पर्सपेक्टिव है. Right. So before we go deep into it, पहले ना अपन कुछ myth busting करते हैं, so that people get a context of हम deep dive कैसे करने वाले. कि तो आई विल टेल यू अ स्टेटमेंट, फिर आप बताओ कि सही है, गलत है और क्यों है ना. फर्स्ट इज वर्बल एग्रीमेंट वर्सेस रिटन एग्रीमेंट. सर, वर्बल एग्रीमेंट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू प्रूव बिकॉज इट्स अ वर्ड अगेंस्ट अ वर्ड. अगर कॉल रिकॉर्डिंग हो तो कॉल रिकॉर्डिंग भी उसमें फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा कि ये रिकॉर्डिंग जेन्यून है या नहीं, ये इसी की है या नहीं. वो सब जो केस आपकी अराउंड 3 से 5 साल में होनी चाहिए, वो ये चीज़ को लेके 10 साल और खींचा जाएगा. ओके. सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट देयर मस्ट बी अ रिटन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड वर्ड शुड बी चूज्ड वेरी वेरी वाइजली. तो अभी 2026 में बहुत बार चीज़ें व्हाट्सएप पे भी हो जाती है. आर व्हाट्सएप chats allowed in a court? Yes, in family dispute matters, in other matters, WhatsApp chat are relevant. No difficulty in accepting those though. चलो ठीक. नेक्स्ट, स्टैम्प पेपर से वैलिडिटी आ जाती है. ट्रू फॉल्स. नहीं, स्टैम्प पेपर लेके आपने उस पर लिखा क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. पर जो लिखा है वो स्टैम्प पेपर से वैलिड हो गया है. वैलिड नहीं, फिर उसमें एक और चीज़ आती है कि माई सिग्नेचर हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय कोर्शन, बाय फ्रॉड. राइट. दैट एलिमेंट शुड बी रिमूव्ड. ठीक है. बाय गेटिंग इट टाइप्ड ऑन अ स्टैम्प पेपर एंड देन गेटिंग इट रजिस्टर्ड. राइट. हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि यूजुअली कोई मैटर कोर्ट में जाता है तो बहुत बार ये सुनते हैं 6 महीने में हो जाएगा. ये रियलिस्टिक टाइम एक्सपेक्टेशंस है, और इफ़ नॉट वाई डू वी सी कुछ केसेस ईयर्स एंड ईयर्स, जनरेशन्स तक क्या होता है सर, 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान रखने लायक है. एक, जो लॉयर ने आपको बोला कि मैं आपकी केस 3-6 महीने में ख़त्म कर देता हूँ, आप उससे फाइल वापस ले लीजिए. जो लॉयर गारंटी देता है कि मैं आपकी केस जीता दूंगा, उससे फाइल वापस ले लीजिए. ओके. टाइम लिमिट का कुछ बोल नहीं सकते. मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि फाइनल हियरिंग पे मैटर लगा है, जज साहब की ट्रांसफ़र हो गई. जो नए सर आएंगे वो बोलेंगे यार आई एम वेरी न्यू टू दिस मैटर. वेरी ट्रू. सो उसको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से आपको. सो कुछ ना कुछ होते रहता है. समटाइम्स लॉयर चेंज हो जाते हैं, क्लाइंट्स का कुछ और एक्सपेक्टेशन रहता है, तो उसकी वजह से टाइम लगता है. इट्स नॉट द केस कि हर मैटर में टाइम लगेगा, बट टाइम लगता है. कोई एम्प्लॉयर अगर किसी एम्प्लॉय को कैश में पे कर रहा है और उसको लगता है मैं सेफ हूँ, इज इट ट्रू? एम्प्लॉयर अगर कैश में पे करता है तो
in a way though he might think that he is safe, but अगर एक एम्प्लॉय ने लेबर कमिश्नर के यहाँ जाके रिपोर्ट दिया कि ये मुझे मस्तर पे साइन नहीं करने देता, ये मुझे वाउचर नहीं दे रहा है, ये मेरा PF ESI का रिकॉर्ड नहीं बना रहा है, द इंस्पेक्टर अंडर द लेबर कमिश्नर, they have all the powers to inspect the premises and take all necessary action including prosecution. Okay. So the onus is on the employer फिर कि Yes, ये he मैंने has to then disprove. बराबर ये नहीं हुआ है. Correct. बराबर ठीक है. लीगल नोटिसेस को क्या हम इग्नोर कर सकते हैं? करना नहीं चाहिए, बिकॉज लॉ सेज कि वॉट एवर यू हैव नॉट रिप्लाइड टू दैट इज डीम्ड टू हैव बीन एडमिटेड. ओह ओके. दिस इज लॉ. Very सो बेटर इज curious. यस हाँ. सो बेटर इज जनरली क्या होता है, लोग किसी को अगर लीगल नोटिस आती है आइदर थ्रू अ लॉयर या किसी की कोई एम्प्लॉयर लेटर देता है या एम्प्लॉय लेटर देता है, जनरली व्हाट द अदर पर्सन डज हु हैज रिसीव्ड द नोटिस इज ही थिंक्स आई कैन रिप्लाई इट. बराबर. बेटर इज आप ये किसी लॉयर को दिखाइए, इसके प्रोस कॉन्स क्या है समझ लीजिए आप, एंड देन आपको खुद को लगता है तो आप एक ड्राफ्ट बना के लाइए. बट बेटर इज कि आप वो लॉयर से रिप्लाई बनवा लीजिए. दैट इज ऑलवेज एडवाइजेबल. एंड यूजुअली कितने दिनों में हमको व्हाट इज द टाइम पीरियड कि उसको आंसर करने का? सी ऐसा टाइम पीरियड एज सच नहीं है, बट आपने विद इन अ रीजनेबल पीरियड से 7 days 10 days यू शुड गिव आंसर टू दैट. बट आपने बोला ना कि इफ़ यू डोंट रिप्लाई टू अ लीगल नोटिस द कोर्ट विल डीम कि आपने वो मान लिया है. तो उसका कुछ टाइमलाइन तो होगा ना. विद इन 7 to 10 days यू शुड प्रेफरेबली यू शुड आंसर दैट नोटिस. ओके. सो बिकॉज आपने इतना कुछ देखा है, टेल सम स्टोरीज जिसमें टर्मिनेशन या सेटलमेंट गड़बड़ हो गया है बिकॉज ऑफ पुअर डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट टेकिंग नेम्स ऑब्वियसली. सर डॉक्यूमेंटेशन का भी मैं बहुत सारे मैटर्स हमने देखे हैं कि जहाँ पे एम्प्लॉयर के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहता. डॉक्यूमेंटेशन इन अ वे, अब जैसे एम्प्लॉय इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, but without giving him a show cause notice, without giving him a charge sheet, or even without issuing a dismissal order, stating therein the reasons for dismissal, the employer straight away kicks him out, saying kal se mata. That is the most dangerous thing. Right. For the employer. For the employer. Right. Equally for the employee also, if he is working, he has to ask that for his rights. He has to ask कि मुझे आप मस्टर पे साइन करने दीजिए, मुझे आई कार्ड दीजिए, मेरा नाम PF ESI जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है वहाँ पे मेरा नाम आप रजिस्टर में एंटर कीजिए. राइट. सो दैट बोथ द पार्टीज आर सेफ. इज देयर अ लिस्ट ऑफ ऐसे 5-6 डॉक्यूमेंट जो हर एम्प्लॉयर के पास होने ही चाहिए रिगार्डिंग द एम्प्लॉय? सर एम्प्लॉय का सबसे पहला है ID. आधार कार्ड बोलो, पैन कार्ड बोलो या पासपोर्ट जो भी है, उसकी कॉपी एम्प्लॉयर के पास रहनी ही चाहिए. सेकंड, जो भी आप अपने एस्टेब्लिशमेंट में अगर लेते हो एम्प्लॉय को, एंड इफ PF ESI इज एप्लीकेबल इन दैट इवेंट, उसको Day 1 से आपने रजिस्टर करना चाहिए. कल को आई हैव सीन मेनी केसेस जहाँ पे एम्प्लॉय ऑन रोल कहीं नहीं था, बट उसका एक्सीडेंट हो गया, मशीन में हाथ चले गया. अब मशीन में हाथ गया है तो भाई वो तो फैक्ट्री प्रीमाइसेस में ही हुआ है ना. राइट. एंड इट्स वेरी इजी टू प्रूव दैट आई वाज वर्किंग और मेरा हाथ मशीन में गया, एंड दिस एक्सीडेंट हैज अराइज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय एम्प्लॉयमेंट. बराबर. एंड इन दैट इवेंट, इन एब्सेंस ऑफ ESI और वर्कमैन्स कंपनसेशन का कार्ड नहीं है उसके पास, एम्प्लॉयर ने इसका नहीं निकाला है, तो एम्प्लॉयर हैज़ टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. ही हैज़ टू पे द एंटायर अमाउंट बिसाइड्स मेडिकल एक्सपेंसेस एंड ऑल. बराबर. ऐसा कभी हुआ रेजिग्नेशन हो गया, एब्सकॉन्डिंग चले गए एम्प्लॉयज़, नोटिस पीरियड में कभी कुछ गड़बड़ हो गया है, ऐसे समय पे एम्प्लॉयर, किसी एम्प्लॉय ने क्या करना चाहिए बिफोर क्विटिंग एनी जॉब? सर अगर आप एम्प्लॉय खुद से छोड़ के जाना चाहता है तो इन दैट इवेंट ही शुड गिव अ प्रॉपर रेजिग्नेशन लेटर. ईमेल से दो या बाकी से. अगर इफ ही इज वर्किंग इन से कॉर्पोरेट साइड और सम अदर साइड वेयर लेबर लॉज आर नॉट एप्लीकेबल, इन दैट इवेंट मेल करो, उनके हायर अप्स को भी मेल करो, CC में उनको रखो.
अगर वो फैक्ट्री या लेबर साइड वाला है तो इन दैट इवेंट कॉपी टू लेबर ऑफिसर, और लेबर ऑफिसर को देके आप रिसीप्ट लेके रख लीजिए. दैट इज ऑलवेज एडवाइजेबल. एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन बहुत बार मिलता है, एंड व्हाट आई हैव रेड की उसमें फर्स्ट 72 आवर्स बहुत क्रिटिकल रहते हैं. MACT का जो स्टोरी है, सो व्हाट इज द चेकलिस्ट फॉर द फर्स्ट? कैसे है सर, इसमें दो एक्सीडेंट्स है. एक MACT, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल. एग्जैक्टली. रास्ते पे गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, दैट फॉल्स अंडर MACT. जो एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर एक्सीडेंट होते हैं, दे फॉल अंडर वर्कमन्स कंपनसेशन एक्ट. बरोबर. ये दो अलग अलग एक्ट है. अब इसमें ये है सर कि अगर एक्सीडेंट होता है तो आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पहले तो FIR इमीडिएटली कराइए. लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मेरी सामने वाले से बात हो गई, रोड एक्सीडेंट हुआ है, सामने वाले से मेरी बात हो गई, ही हैज़ एग्रीड टू पे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. कल प्रॉब्लम आता है तो आपके पास एविडेंस कुछ भी नहीं है उसका एक्सीडेंट का. सो बेटर इज FIR कीजिए, वीडियो फोटोज लेके रखिए. दोज विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. अगर आपकी कंपनी में एक्सीडेंट होता है तो इन दैट इवेंट द एम्प्लॉयर हैज अ स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी टू इमीडिएटली इन्फॉर्म द फैक्ट्री इंस्पेक्टर within 48 hours of the occurrence of accident. Now that accident may be fatal or non-fatal, but in all events he has to inform. If he doesn't inform, that attracts criminal case, prosecution against the employer. And employer ने जितने एम्प्लॉयज़ है, थोड़ा आप पैसा बचाने के लिए जाते हो. मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कम कमाओ लेकिन लाइफ लॉन्ग कमाओ. वेरी ट्रू. हाँ, ऑब्वियसली. इसमें दोनों की गलती रहती है. एम्प्लॉयर ये सोचता कि चलो मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे PF ESI के, इसलिए वो निकालता नहीं एम्प्लॉय के. कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय ये सोचता कि सर मेरे पगार में से आप PF ESI काटोगे तो मुझे टेक होम सैलरी बहुत कम मिलेगी, इसलिए वो काटो मत. ये दोनों गलत है. सो इफ द एम्प्लॉय सेज कि मेरे को अगर आप ये मत काटो, मेरे को ज़्यादा पैसे दो, इज देयर समथिंग कि आप रिटर्न में ले लो कि मेरे को PF नहीं चाहिए एंड नहीं द एम्प्लॉयर इज सेफ उसमें से? सर आप PF में आपने एक एग्रीमेंट किया कि मैं XYZ का मर्डर करूंगा एंड इन दैट इवेंट आप मुझे 5 लाख रुपए दोगे. आई हैव डन दैट, आई हैव एग्जीक्यूटेड माई पार्ट ऑफ एग्रीमेंट. आपने नहीं दिए मुझे पैसे, तो वेदर दैट एग्रीमेंट इज एनफोर्सिएबल इन आई ऑफ लॉ? नॉट एट ऑल, क्योंकि ये इलीगल है. ऑब्वियसली. लाइकवाइज एम्प्लॉय ने कुछ भी लिख के दिया होगा कि मुझे PF ESI में मत दिखाइए, बट अगर PF ESI लगता है आपके एस्टेब्लिशमेंट को, देन यू हैव टू. व्हाट इज द लिमिट? कितने एम्प्लॉयज के ऊपर PF ESI में 20 एम्प्लॉयज, 20 और मोर. 20 और मोर. ESI में 10 और मोर. ओके. एम्प्लॉयज. और ये दिस इज ट्रू फॉर हॉस्पिटल्स एज वेल? यस. ओके. तो किसी भी डॉक्टर का एस्टैब्लिशमेंट में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज है, करना ही चाहिए. उससे आपको करना ही चाहिए. एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग अभी तो इतना अच्छा आ गया है, जैसा आपके यहाँ हॉस्पिटल है, मोर देन 10 एम्प्लॉयज़ है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लगता है. LIC की ग्रुप ग्रेचुटी स्कीम आ गई है. आपको उसका प्रीमियम जो है वो हर महीने भरना पड़ता. बाय द टाइम द एम्प्लॉय रिटायर्स और ही वर्क्स फॉर कंटिन्यूस 5 years, आफ्टर 5 years ही कैन रिजाइन, ही हैज़ अ राइट फॉर ग्रेचुटी. बराबर. द ग्रुप ग्रेचुटी स्कीम विल टेक केयर ऑफ इट. राइट. अगर आपके यहाँ एक्सीडेंट होता है देन ESI, पहले तो इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे ESI में कवर्ड, अभी दिस गवर्नमेंट हैज टेकन अटमोस्ट केयर ऑफ इट. अच्छे हॉस्पिटल्स आर कवर्ड अंडर ESI. तो बहुत बार लेट्स टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्टर टेंडर स्टोरी. पेनल्टी क्लॉजेज जो रहते हैं कि टर्मिनेशन, जुरिस्डिक्शन, LD पेनल्टी. सो व्हाट वुड यू डू इन ऑल केसेस? नहीं, अभी आप जो एग्रीमेंट करते हो दे आर रेंजिंग फ्रॉम लैंडलॉर्ड टेनेंट टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर. अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं एंड अलग अलग एग्रीमेंट्स के अलग अलग आपको उसमें क्या प्रोफॉर्मा आना चाहिए, क्लॉजेस कौन कौन से चाहिए, फोर्स मेजर चाहिए, टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन, ये सब क्लॉजेस उसमें आने चाहिए. बराबर. हर इसका अलग अलग एग्रीमेंट है. आप सबको एक ही एग्रीमेंट बना के तो नहीं दे सकते. ऑब्वियसली. तो हर एक का अलग अलग एग्रीमेंट बनता है. हर एम्प्लॉय का भी अलग अलग. हर एम्प्लॉय का भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर मैंडेटरी है. ऑफ द सेम यस, ऑफ द सेम क्लास. सेम क्लास के हर एक का अलग अलग. सी अपॉइंटमेंट ऑर्डर एक्ट्स एज एन एग्रीमेंट. बराबर. सो इन दैट इवेंट
while giving appointment order, the employer has to take care कि भाई अगर ये छोड़ के जाता है तो what will be the penalty, नोटिस पे Right. क्या देना चाहिए इसने. Likewise, employee has also to see this कि अगर मैं यहाँ जॉब करता हूँ तो मुझे क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या मेरे राइट्स हैं. राइट, ये चेक करना बहुत जरूरी है. दिस इज द चेकलिस्ट विच ईच पर्सन हैज टू डू. तो इज दिस डन बाय द एम्प्लॉय इटसेल्फ कि ये सब डॉक्यूमेंट? सर अभी कैसा हो गया है कि अभी तो मोबाइल पे सब चीज़ अवेलेबल है. दूसरा, फॉर्चुनेटली बहुत सारी किताबें आती हैं जिसमें फॉर्मेट्स दिए हुए हैं अलग अलग इसके. वो लिए अगर आपने और एक बार उसको पढ़े, एवरी पर्सन शुड रीड इट. मेरा तो ये भी बोलना है कि हर एम्प्लॉय ने, नॉट इवन एम्प्लॉय, एवरी सिटीजन शुड रीड द कॉन्स्टिट्यूशन एटलीस्ट वंस एंड शुड बी वेल, एटलीस्ट नो समथिंग अबाउट लॉज. मिथ नहीं, जो फैक्चुअल है उसके बारे में कुछ कॉमन चीज़ें के बारे में पता मालूम रहना चाहिए. Right. हर एक के अपने पिक्चर देख के मिथ डेवलप कर लेते एंड दे थिंक कि यही लॉ है. हाँ, मतलब कितने सालों तक वी ऑलवेज थॉट कि नॉन लॉयर पीपल जो है, वो हमेशा लगता था कि द काइंड ऑफ सीन कोर्ट में होता है वही एक्चुअल होता होगा. एंड वर्सेस व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस एज देखते आ रहे हैं ये तो कैसा रूम है करके. सर अनफॉर्चुनेटली जो लॉ में नहीं है उनका तो आप जाने दीजिए, उनको नहीं पता. राइट. लेकिन जो लॉ में है, जो 5 साल LLB करके आए हुए नए नए लड़के रहते, बच्चे जो हैं, उनको भी डे वन से यही लगता कि मेरे को सब आता है. ऑब्वियसली. एंड उन्होंने भी बहुत सारी पिक्चरें देखी रहती है, तो दे ऑल्सो थिंक कि भाई ये मैं कर सकता, ये मुझे सब आता है इसमें का. बराबर. दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर एनी पर्सन. इवन मैं भी रहूँ तो मुझे सब आता है, ये जिसको दिमाग में आ गया वो खत्म. इट इज ट्रू फॉर हर एवरी फील्ड, एवरी पर्सन. यस. चलो, मूविंग ऑन टू हाई कोर्ट. रिट पिटिशन कब सेंस बनता है और कब सिर्फ वेस्ट रहता है? एक तो पहले तो व्हाट इज रिट पिटिशन फॉर पीपल दोज हु आर. सर देर आर 5 टाइप ऑफ रिट्स. उसमें सबसे बेसिक या सबसे ज़्यादा मांगी गई जो रिट है वो है डायरेक्शन टू दी रिस्पोंडेंट्स टू डू अ सर्टन थिंग और नॉट टू डू अ सर्टन थिंग. ये सबसे मेन है. सेकंड पे आता है कि लोअर कोर्ट का ऑर्डर जो है वो गलत कैसे है और मुझे क्या रिलीफ चाहिए. ये 2 चीज़ें मेन है. बराबर. और पूरा एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर ड्राफ्टिंग स्किल, योर ड्राफ्टिंग, सो ऑल्सो योर आर्ग्यूमेंट्स. और इसी के लिए हर लॉयर ने, और स्पेशली जिनके अभी जस्ट जो लॉ कॉलेज से पास आउट हुए हैं, इंस्टेड ऑफ रोमिंग हियर एंड देयर, दे शुड सिट इन द कोर्ट एंड ऑब्जर्व हाउ अदर लॉयर्स, हाउ सीनियर्स आर्ग्यू द मैटर. क्योंकि जरूरी नहीं है हर मैटर आपके फेवर में ही आएगा. हाँ, आई थिंक मेजर लर्निंग तो देख के ही आती होगी. देख के ही आता है, किताबों से नहीं आती वो. देख के ही आता है. ऑब्वियसली. सो व्हेन डज रिट पिटिशन मेक सेंस और कब सिर्फ वेस्ट रहता है? देखिए, अभी आपको रिस्पोंडेंट्स को कोई डायरेक्शन चाहिए आपको, एंड बीइंग रिस्पोंडेंट अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आपके लेटर या आपके लीगल नोटिस से तो दे विल नॉट आंसर. In that event, you will have to approach the High Court, saying that कि ये चीज़ें हमको, ये मेरा राइट है, आई एम कवर्ड बाय दिस, एंड ये प्रोविजन मेरे को प्रोटेक्ट करता है, या इट इज़ इन माई फेवर, सो डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट्स टू गिव मी दिस. बराबर. ओह, ओके, राइट. That is the precise thing which you have to do. And that can be done by through a lawyer or any individual. हम जिसको इन पर्सन अपीयर होना बोलते हैं इन लीगल टर्मिनोलॉजी, वो भी कर सकते, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट ही हैज़ रेड व्हाट शुड बी मेंशन्ड एंड व्हाट शुड नॉट बी मेंशन्ड. बराबर. व्हाट डज इंटरिम रिलीफ, जब ये शब्द बहुत लोग सुनते हैं, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? ऐसे सर, इंटरिम रिलीफ में 2 टाइप आ जाते हैं. एक तो स्टे और एक आता है स्टेटस को. स्टे मतलब ये करो या ये मत करो, ऐसा कोर्ट डायरेक्शन देता है. स्टेटस को मतलब जैसे थे. बराबर. कंटिन्यू. पेशेंट कोमा में है, कंटिन्यू. दैट इज स्टेटस को.
कंटिन्यूड, बराबर, तो आप अगर बाहर हैं तो यू आर आउट, बिकॉज देर इज नो स्टे, देर इज स्टेटस को ग्रांटेड. बराबर, But if there is a stay, in that event, court will direct what to do, what not to do. what not to do, and बरोबर. the consequences will follow. और इंटरिम रिलीफ का मतलब इंटरिम रिलीफ वही होता है कि इमीडिएटली मुझे आप ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द पिटिशन और ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस मुझे ये रिलीफ दीजिए. सी व्हाट हैपन्स इज कि कोर्ट में जाने के बाद आप में कोई नहीं बता सकते इसको टाइम कितना लगेगा. एक एम्प्लॉई अगर कोर्ट में जाता है, सो ही इज़ आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड देयरफॉर ही हैज़ अप्रोच कोर्ट फॉर रीइंस्टेटमेंट फॉर अदर बेनिफिट्स. अब वो घर कैसा चलाएगा? फॉर दैट वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करता है कि सर मेरा ये इशू बाजू में रखिए थोड़ी देर के लिए, बट मुझे डायरेक्शन एम्प्लॉयर को दीजिए कि एटलीस्ट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस मुझे काम पे लिया जाए. ये चलते रहेगा, ये चलते रहेगा, मेरे को काम मुझे करने काम दो. पे ले. और फिर टर्मिनेशन आपने बोला तो मैं चला जाऊंगा. एंड वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट, दैट कैन बी डिसाइडेड एट अ लेटर स्टेज. राइट, बराबर. सो यूजुअली जब लेबर लॉ, अभी जैसे किसी का घर टूट रहा है, आप कोर्ट में गए, इमीडिएट इंटरिम रिलीफ आप क्या मांगोगे? भैया घर तोड़ना रोको. घर तोड़ना रोको. बाकी वो मेरा घर अभी लीगल इस पे बना है, मैप सैंक्शनड है नहीं है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग. वो बाद में भी कंसीडर हो सकता है. इमीडिएटली मुझे रिलीफ दो, बिकॉज अगर मुझे आज इंटरिम रिलीफ नहीं मिला तो मेरी केस ही खत्म हो गई ना. एग्जैक्टली, हाँ, फिर मैं केस ही केस का खत्म. करूँ क्या? बराबर. लाइकवाइज इन क्रिमिनल मैटर्स, फांसी पे चढ़ रहा है, अगर इमीडिएट इंटरिम रिलीफ मिल गया तो उसकी फांसी रुक जाएगी. अगर इंटरिम रिलीफ नहीं मिलता, वो फांसी पे चढ़ गया तो कोई फायदा नहीं. हम मराठी में बोलते हैं मेल्यावर चिलकत घालणार आहात का. वेरी ट्रू. यूजुअली लेबर लॉज में जब केसेस होते हैं, ऑन एन एवरेज, दिस इज अ वेरी वेग क्वेश्चन, बट ऑन एन एवरेज कितना खर्चा आता है? आई थिंक मस्ट बी डिपेंडिंग फ्रॉम लॉयर टू लॉयर, पर कुछ तो होगा ही. नहीं सर, अभी कैसे है कि लेबर लॉ इज अ सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन. तो इसमें जो एम्प्लॉय अगर केस डालता है तो इसका स्टैम्प्स, कितने का स्टैम्प लगेगा, उसका अमाउंट नोटिफिकेशन से प्रिस्क्राइब होता. अभी एम्प्लॉय है तो उसको मिनिमम खर्चा रहता, वही अगर एम्प्लॉयर डालेगा तो उसको पूरी स्टैम्प ये वो सब भरना पड़ेगा. अब इट ऑल डिपेंड्स कि आपके लॉयर कैसे हैं, कौन है, और आपके केस में कितना दम है. बहुत बार सर ऐसा भी होता है कि हमको पता रहता कि इसमें कुछ है नहीं, लेकिन से एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर पार्टी जो हमारे यहाँ आती है वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती, नहीं सर आप करो, नहीं सर आप करो. फिर हम उसको ऐसी फी बता देते जो पॉसिबल नहीं है. तो नहीं भी नहीं बोलना है, हमको उसको नहीं भी नहीं बोलना है. राइट. इट शुडंट फील कि हमने उसको भगा दिया. बराबर, वेरी ट्रू. सो जब एक जज किसी केस की क्रेडिबिलिटी देखता है इन लेबर लॉज, व्हाट इज द जज एग्जैक्टली लुकिंग फॉर? डॉक्यूमेंटेशन, आई एम श्योर, एक तो बहुत पक्की बात है. देखिए सर, मैं बेस से जाता हूँ. राइट. कोई भी क्लाइंट, कोई भी लिटिगेंट जब लॉयर के पास जाता है, वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि 80% टाइम वो लॉयर के यहाँ सिर्फ हाथ हिलाते हुए चले जाता है, विदाउट टेकिंग द डॉक्यूमेंट्स विथ हिम. आप एक छोटे से चिटोरे से लेके तो बड़ा पेपर जितना भी होगा आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वो सब आपने लेके जाना चाहिए. लेट द लॉयर सी, देन ओनली ही कैन गिव अ प्रॉपर ओपिनियन ऑन इट. अब समझो क्लाइंट लेके गया पूरे पेपर्स, बेस्ड ऑन दोज पेपर्स हम केस प्रिपेयर करते, ड्राफ्टिंग. अब वो ड्राफ्टिंग के साथ लीगल प्रोविजंस क्या है वो भी आना चाहिए. लाइक सबसे पहले तो हु इज़ दी पिटिशनर, और लेबर साइड में अगर देखा जाए तो कंप्लेनेंट, हु आर दी रिस्पोंडेंट्स, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, और मुझे क्या चाहिए. ये चीज़ें आपके कंप्लेंट में आनी चाहिए, बराबर, आपके कंप्लेंट में आनी चाहिए. अब ये रहने के बाद कोर्ट को आपको ये दिखाना पड़ता है कि ये मेरी केस जेन्यून है, इट इज़ क्लियर कट वायलेशन ऑफ सर्टन रूल्स, रेगुलेशंस और सेक्शंस फ्रेम्ड बाय द लॉ.
फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उसको प्रूव करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स है, जैसा टर्मिनेशन हो गया, विदाउट फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ लॉ सच एज इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, चार्जशीट, कंडक्टिंग एन इंक्वायरी, द एम्प्लॉयर हैज रिमूव्ड द पर्सन, देन प्राइमा फेसी दिस इज इलीगल। बराबर, यही कोर्ट को आपको दिखाना है और आपको सिद्ध करना है। अगर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट अच्छा है आपका तो यू हैव अ गुड केस। आई थिंक बेस एक केस का डॉक्यूमेंटेशन से ही बनता होगा, डॉक्यूमेंटेशन ही उसके ऊपर आप बिल्ड करते रहो। डॉक्यूमेंटेशन आपका अच्छा है तो यू विल सक्सीड टिल सुप्रीम कोर्ट। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो यू आर हेल्पलेस। बाकी तो ईयर से ही हो गया ना सब। बस। बराबर। सो कोर्ट में व्हाट इज एडमिसिबल इन 2026 डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, जैसे स्क्रीनशॉट्स, व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी, emails, ये सब all are admissible. Everything is admissible. Everything is admissible now. Okay. Very good thing is कि courts have started accepting all these things. पहले नहीं करते थे। पहले नहीं होता था क्योंकि पहले इतना उसका आइडिया नहीं थी, ये कहाँ से आया क्या आया, बट अभी आप देख रहे होंगे AI के बेसिस पे एंड चैट GPT एंड ऑल, तो आपको वो चीज़ें मिल रही है, रेडिली अवेलेबल है, एंड दैट इज एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस इन कोर्ट। पर पहले जैसे कोर्ट में ऑडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं मानते थे, या जो भी इंसान था बोलता था कि ये मेरा आवाज़ नहीं है ना सर, उसको प्रूव करना मुश्किल था। राइट। पहले के टाइम फॉरेंसिक लेबोरेटरीज बोलो या स्टेट इंटेलिजेंस, सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, इनके पास इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी तो प्रूव ऑल दिस थिंग्स। अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि एवरीथिंग कैन बी प्रूव्ड। बराबर। जैसे अगर आपने व्हाट्सएप चैट डिलीट भी कर दिया है, बट इफ द कोर्ट डायरेक्ट्स तो दैट कैन बी रिट्रीव। व्हाट्सएप डिलीटेड चैट भी आती मिल जाएगा। यस। पर वो तो अभी तो कोर्ट में केस चल रहा है ना कि व्हाट्सएप इज सेइंग वी वोंट गिव यू एक्सेस। सी व्हाट्सएप इज सेइंग वी वोंट गिव यू एक्सेस, बट जहाँ पे अब ऐसा देखिए हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है उसमें नहीं, बट जहाँ पे सिक्योरिटी है, देश की सिक्योरिटी की बात, अच्छा, उसके लिए दैट इवेंट, यस प्रिसाइजली, नॉट इन एवरी अदर केस, सिविल मैटर्स या लेवल मैटर्स, एवरी अदर केस यू हैव टू प्रूव यस कि इसलिए आप कोई रिट्रीवल यू हैव टू प्रूव कि ये मुझे जरूरत है। लाइक अभी हम लोग कोर्ट में जनरली एप्लीकेशन, समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते, क्लाइंट बोलता है कि सर अदर साइड के पास है ये डॉक्यूमेंट। इन कोर्ट वी मूव एन एप्लीकेशन requesting the court that direct the respondents to produce these documents. उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिए तो relevancy, then adverse inference is to be drawn. Okay. relevancy हमको प्रूव करनी पड़ती कि ये डॉक्यूमेंट्स हमको क्यों चाहिए है, why they are relevant. ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा हुई under the sky anything you are demanding. बराबर। Why you want these documents, how they are relevant for the purposes, and whether they are available with the other side or not. अब अगर बहुत पुराने आपने 100 साल पुराना डॉक्यूमेंट मंगा तो अदर साइड के पास भी नहीं रहेगा वो। बहुत बार परजुरी करके बोल दिया तो फिर तो आपको अवेलेबल ही नहीं है ये डॉक्यूमेंट। बराबर। और रेदर देयर इज दिस डॉक्यूमेंट डज नॉट एग्जिस्ट ओनली, देन इन दैट इवेंट कोर्ट हैज टू डिसाइड ओके वेदर इट इज रेलेवेंट, एंड इफ रेलेवेंट बट नॉट प्रोड्यूस्ड देन हाउ एन इन्फरेंस हैज टू बी ड्रॉन। ओके, बराबर। हाँ, आणि देन व्हाट स्टेप्स शुड एनी क्लाइंट टेक टू प्रिजर्व एविडेंस ऐसे केस में कि बहुत बार मैंने देखा है कि एक दो मेरे फ्रेंड्स किसी कंपनी से निकल गए पर डॉक्यूमेंट्स लिए ही नहीं और बाद में पता ही नहीं क्या हुआ। सर डॉक्यूमेंट प्रिजर्व हर एक ने करना है। आप आपकी खुद की मार्कलिस्ट प्रिजर्व करते हैं ना, हाँ कभी भी वो लाइफ लॉन्ग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको, चाहे पासपोर्ट रिन्यूअल रहे चाहे कुछ रहे, आपके वो डॉक्यूमेंट्स पूरे चाहिए। सो इन दैट इवेंट डॉक्यूमेंटेशन प्लेस अ वेरी वेरी वाइटल रोल। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं स्टोरी कुछ भी लिख दूंगा, क्लाइंट ने बोला सर ये है, हम स्टोरी अगर लिख भी देंगे, हाउ वुड यू प्रूव इट इन कोर्ट इफ यू डोंट हैव इवन अ सिंगल डॉक्यूमेंट विथ यू? You can move an application saying that the other side has got the documents, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो आपके पास चाहिए। If you are submitting a resignation, say in service matter, if you are submitting a resignation, you must get a relieving letter from the employer.
Because tomorrow, if you are joining some other organization, the erstwhile employer may say that इन्होंने हमसे तो रिलीविंग लिया ही नहीं, ना ही रेजिग्नेशन सबमिट किया, therefore he is in dual employment. ऐसा कभी होता है कि एम्प्लॉय ने रेजिग्नेशन मांगा बट द एम्प्लॉय से हम तो रिलीव नहीं कर रहे, Many a times it happens. देन फिर से कोर्ट जाओ हाँ, कि हमको रिलीव करो. यस, कि ये मुझे रिलीव नहीं कर रहा. क्या होता है सर, सर्विस लॉ में मोर प्रिसाइजली जो लेक्चरर्स एंड ऑल जो नॉन एडेड इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे गवर्नमेंट उनको पैसा नहीं दे रही है, प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन है, वो लेक्चरर बहुत अच्छा सिखाता है, उसको सैलरी मिल रही है, उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसको दूसरी जगह अच्छी सैलरी मिल रही है, वो यहाँ रिजाइन करके दूसरी जगह जा रहा, बट ये एम्प्लॉयर उसको छोड़ने को तैयार नहीं, बिकॉज स्टूडेंट्स का बोलना है नहीं सर, ये सर हमको चाहिए, नहीं तो हम आपके यहाँ नहीं आएंगे. हाँ, सो इन दैट इवेंट एम्प्लॉयर छोड़ने को नहीं देखता, देन दिस इशू अराइजेस, देन यू गो टू द कोर्ट. फिर देन ही हैज टू. ऐसा कभी हुआ है कि कोर्ट ने बोला नहीं हम नहीं छोड़ेंगे आपको? ऐसा भी हुआ है? ऑब्वियसली होता ही होगा कई आध बार. नहीं, कोर्ट जनरली कोर्ट डजंट से सो. ओके, कोर्ट सेज दैट इफ देयर इज नो लीगल इम्पेडिमेंट तो इसको आप छोड़ क्यों नहीं रहे? ये कोई लाइफ लॉन्ग आपके यहाँ काम तो करेगा नहीं. इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एक आध बार तो ऐसा ही हुआ होगा ना, कोर्ट ने बोला कि रिप्लेसमेंट लाओ फिर ही हम इसको अग्री करा था अगर सर रिप्लेसमेंट लाने का काम एम्प्लॉय का नहीं रहता है. बराबर. इसलिए बहुत सारे एक्ट्स या एग्रीमेंट्स में भी रहता है कि आप जब छोड़ के जाओगे तो आप 3 महीने का नोटिस दे के जाएंगे. 3 months नोटिस इज फॉर द मैनेजमेंट टू सर्च अ रिप्लेसमेंट, बराबर, नॉट फॉर द एम्प्लॉय. वो थोड़ी लेकर आएगा. हाँ बराबर. पर अभी पहले भी बहुत सारे मैटर्स में फेक एविडेंसेस बनते थे, है ना. यू कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्जरी करके बन जाता है. अभी तो एआई आ गया तो आई थिंक इट्स बिकम ईजियर, बट आई थिंक फॉर डिजिटल फॉरेंसिक्स के वो एआई फुटप्रिंट ढूंढना इज रिलेटिवली ईजी राइट ऑफ नाउ. पर फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स को आप हाउ डू यू वेरिफिकेशन कैसे होता है? सर बहुत, अब जैसे सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स, कि किसी की जब खेत था वो खेत गवर्नमेंट ने ले लिया, और या किसी इंडस्ट्री ने लिया और उसको ये बोला कि बिसाइड जैसा WCL है तो बिसाइड्स गिविंग यू सम कंपनसेशन वी विल ऑफर यू एम्प्लॉयमेंट. हाँ, या किसी की ज़मीन धरण में गई, डैम बनने के लिए गई है, तो इन दैट इवेंट गवर्नमेंट डिक्लेयर्स कि हम आपको पैसे तो देंगे ही, बट आपका ये तो रिकरिंग लॉस है, सो देयरफॉर वी विल ग्रांट यू अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स और प्रोजेक्ट अफेक्टेड ग्राउंड्स. बट ये तो लैंड एक्विजिशन में हुआ ना. बराबर. हाँ, अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भी रहते कि जो फैब्रिकेटेड सर्टिफिकेट कमिश्नर ऑफिस से लेके आते थे, या वैसे का वैसे ही सर्टिफिकेट छाप दिया और अपॉइंटमेंट मिल गई, एंड दे कंप्लीटेड देयर टेन्योर सक्सेसफुली एंड स्टूड रिटायर्ड. क्या बात कर रहे हैं? बहुत है सर ऐसे. सर सबसे ग्लेरिंग एग्जाम्पल है इसका कास्ट सर्टिफिकेट्स. अभी नहीं बनते ना इतने अच्छे अभी सर कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट हुए हैं इसमें, एंड द कमिटी इज़ ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब. कास्ट स्क्रूटिनी कमिटी, उनका इवेल्युएशन होता है तो उसके बेसिस पे अभी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं. बट अदरवाइज पहले ऐसा था कि जो स्कूल में लिख दिया रिकॉर्ड पे बस दैट इज कंसिडर्ड एज फाइनल. नहीं, बट यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, मेरे को याद है कि आई थिंक 10th या 12th के एग्ज़ाम के बाद हमारे 2-3 स्कूल के फ्रेंड्स में से किसी ने कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया, किसी ने ओबीसी का ला लिया. एंड मैन वी वर ऑलवेज थिंकिंग तुमने जनरल से खुद को ओबीसी, और अभी भी चल ही रहा है सर. वैसे चालू है, अभी भी चालू है, और किसी को नहीं पकड़ा. नहीं अभी पकड़े जाते हैं. बीच में फॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया था कि जितने ऐसे लोग हैं वेरिफिकेशन में, इफ़ इट इज़ फाउंड कि कास्ट सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, इनवैलिड होना अलग बात है, बट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, इन दैट इवेंट इनको तुरंत नौकरी से निकालो, और इनके फैमिली को किसी को भी उसके बाद बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए. बट बस इतना ही है कि टर्मिनेशन, नो अदर. नहीं, उसमें फिर पिनल एक्शन भी है. एग्जैक्टली. बट जनरली क्या होता है सर, गवर्नमेंट इज ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड. हाँ चला संपवा. हाँ, बराबर. वेरियस केसेस, बराबर. जमीन की हो गई,
नौकरियों की केसेस हो गई, द मेजर लिटिगेंट इन एनी कोर्ट इज द गवर्नमेंट. बराबर. सो उसके बाद और लाइबिलिटी लेना, इट मेक्स नो सेंस. बराबर, वो भी है. तो अभी लेट्स टॉक अबाउट अ टाइमलाइन की मान लो मेरे को एक लीगल नोटिस आया, तो अभी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मैंने क्या क्या करना चाहिए? शुड आई इमोशनली, बहुत लोग कभी कभी ऐसे रिप्लाई कर देते हो, आई एम श्योर वेरी श्योर वो तो नहीं करना चाहिए, कर देते हैं फिर भी. हाँ वो वही तो. सो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आई शुड फॉलो? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज कि वो नोटिस आपने पहले उसको देखना चाहिए. कॉशियसली यू शुड गो थ्रू इट बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ द नोटिस. आपने उससे रिलेटेड टू प्रूव दैट दिस नोटिस इज नॉट करेक्ट, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या आपका राइटअप है, वो एक शॉर्ट आप राइटअप कर लीजिए. एक डायरी बनाइए, उसमें लिख लीजिए, या एक पेपर पे आप लिख लीजिए. ये पूरा लेके आप जिसको इसका नॉलेज है लीगल का, उनके पास चाहिए कि सर ये नोटिस आई है, सर या मैडम ये नोटिस आई है हमको, इस नोटिस में ये डिमांड किया है, व्हाट इफ़ आई गिव, व्हाट इफ़ आई डोंट गिव. बराबर. बोथ थिंग्स आपने समझ लेना चाहिए पहले. और ये देना है तो मेरे पे लाइबिलिटी निकलती है क्या, दैट हैज़ टू बी सीन फर्स्ट. और अगर आप पे लाइबिलिटी निकल रही है तो इन दैट इवेंट इंस्टेड ऑफ प्रोलॉन्गिंग द इशू आपने वो लाइबिलिटी देके ख़त्म करना चाहिए. लाइक सिंपल एग्जांपल, ग्रेजुटी नहीं दिया है, उसकी नौकरी हो गई 5 साल की, वो नौकरी छोड़ के गया, XYZ रीजन्स, या रिटायर हो गया, उसकी ग्रेजुटी नहीं दे रहे आप. वो पहले नोटिस भेजेगा, उसने एक फिर फॉर्म दिया ग्रेजुटी का. अगर नोटिस आता है और आपको दिखता है ना कि हाँ भाई इसकी ग्रेजुटी ड्यू एंड पेएबल है, इंस्टेड ऑफ प्रोलॉन्गिंग इट यू पे द अमाउंट. बिकॉज इफ यू डोंट पे देन लाइबिलिटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, डैमेजेस ये सब आने वाले. बराबर. बेटर इज पे. लाइकवाइज इन मोटर वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, फैक्ट्री में एक्सीडेंट होता है, आपको दिख रहा है ना ये एक्सीडेंट हुआ है, अपने प्रीमाइसेस में हुआ है, ही इज़ आवर एम्प्लॉय, ठीक है, उसका क्लेम के हिसाब से ज़्यादा आ रहा है, आपके कम है, वॉटेवर, आप उतना अमाउंट पहले कोर्ट में भर दीजिए. अच्छा, कोर्ट पे जमा करो? कोर्ट में जमा करो. ओके. उसको आपको नहीं देना है ना, आप कोर्ट में डिपॉजिट करो कि दिस इज द अमाउंट, ये हम डिपॉजिट कर रहे हैं, सो दैट आपका पेनल्टी, इंटरेस्ट और डैमेजेस पार्ट बच जाएगा. ये लोग नहीं करते. एंड यू विल बी सीन इन गुड लाइट प्रोबेबली फॉर द जज आल्सो. प्रिसाइजली, हाँ, है ना. यू शुड बी अ प्रूडेंट एम्प्लॉयर. बराबर. प्रूडेंट एम्प्लॉयर रहना चाहिए आपको. ये एक्शन दिखना स्पीक चाहिए. तो दे दो बाबू पैसा. क्या होता है सर, जनरली अपने यहाँ कंसेप्ट ये है, जाने दोनों कोर्ट में, देखेंगे, लगेंगे 10 साल. ओके, हाँ, राइट. ये जो एक मिथ है, लगेंगे 10 साल, तब तक तो उसका पेशेंस ख़त्म हो जाता है. बहुत बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय का या क्लेमेंट का या कंप्लेनेंट का या प्लेंटिफ का या पिटिशनर का, जो द पर्सन हु इज़ अप्रोचिंग द कोर्ट, बहुत बार ऐसा भी रहता है उसका कि ठीक है सर ये तो मुझे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा दैट इज़ सेकेंडरी, बट ये फाइट जो मेरी चालू है ये प्रिंसिपल्स की है. और उसमें नुकसान ज़्यादा होता है. ट्रू. बराबर. लॉ हैज़ टू बी फॉलोड. सो इन टर्म्स ऑफ लीगल नोटिस, मान लीजिए एक एम्प्लॉय को आया, तो उसने सब डॉक्यूमेंटेशन बराबर करना चाहिए. बिल्कुल. आई थिंक एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट भी टू द लॉयर चॉकआउट करके देना चाहिए. यस. एंड एनीथिंग एल्स? और पैसे भी देना चाहिए. पैसे भी देना. इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयर, उसको नोटिस आया, एम्प्लॉयर ने, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा है, फैक्ट्री है, कॉलेज है, व्हाटएवर इट इज, उनकी क्या चेकलिस्ट होती है? ये अपना एम्प्लॉय है कि नहीं. अच्छा सर, शुरुआत ही वहाँ से होती है. ओके. क्योंकि जहाँ पे अराउंड 50, 100, 200 लोग डाल रहे हैं केस, बहुत बार तो ऐसा होता कि 3-4 नाम ऐसे रहते जो कभी एम्प्लॉयमेंट में थे ही नहीं. माय गॉड. और उसका एम्प्लॉयर को ये पता ही नहीं. सो द चेकलिस्ट शुड बिगिन कि ये मेरा एम्प्लॉय है या नहीं है, तो ये कब हुआ अपॉइंट, कैसे हुआ,
बेसिकली पर्सनल फाइल मेंटेन करो हर एम्प्लॉय की, ठीक है। आपका एक रूम या आप भी तो कंप्यूटर्स आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्कैन करके आपने उसकी पर्सनल फाइल मेंटेन करना ही चाहिए। उसने छुट्टी ली है या एडवांस लिया है या जो Salary slip शुड बी वगैरह सब- मेंटेन सब- एंड सब। पर्सनल फाइल में वो रहना ही चाहिए डॉक्यूमेंट। बराबर। तो एम्प्लॉयर के लिए चेकलिस्ट ये मेरा एम्प्लॉय है या नहीं, इसका कब अपॉइंट हुआ, कब ये छोड़ के गया या क्या हुआ है डिस्प्यूट, कॉल द HR और फॉर दैट मैटर द कंसर्न्ड ऑफिशियल एंड गेट इट स्क्रूटिनाइज कि भाई ये सही में क्या क्या हुआ है, इसने जो नोटिस में लिखा है ये इवेंट्स बराबर है या नहीं, और अगर है तो ये क्यों हुआ है ऐसा। सो दैट ठीक है, आज एक एम्प्लॉय ने आपको नोटिस भेजा, कल 10 और भेजेंगे ना फिर। सो आपको सॉरी बोल के फर्क नहीं पड़ता, एक SOP तो होगा ना सर? आप इसको करेक्ट कैसा करेंगे दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। बराबर। तो वो ध्यान रखना जरूरी है। सो ये चेकलिस्ट एम्प्लॉयर का करना चाहिए। एक एग्जिट कम्युनिकेशन भी होता ही होगा ना इन टर्म्स ऑफ, सब में रहता सर, है ना? बिल्कुल और वो नहीं रहा तो आपको पता कैसे चलेगा ये गया कब अपने यहाँ से। ट्रू। वो बहुत जरूरी है रखना। बराबर। सो और एक्सीडेंट जब होता है, एक्सीडेंट केसेस में देखिए एक्सीडेंट केस में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर फंसता वहीं पे है जब वो ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस नहीं लेता है। तब उसको क्या लगता है कि मेरे फैक्ट्री में कुछ नहीं होता है, या अरे ये तो क्या 3 दिन के 4 दिन के लिए या अभी आया हुआ है, जस्ट बाद में करेंगे। मैंने ऐसे भी इंसिडेंसेस देखे हैं कि सुबह नौकरी पे लगा है 10 बजे, दोपहर को 2 बजे वो आदमी का हाथ कट गया मशीन में, या वो पिट बना था, गड्ढा था, ईंटों की ये थी, उसमें गिर के मर गया है। आई हैव सीन दैट केसेस ऑल्सो। पर ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को ESI नहीं लगता होगा ना? सबको लगता है सर। अच्छा, ओके। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स बेसिकली इसीलिए रहते हैं कि एक तो मुझे इनसे अलाइड वर्क कराना है, नॉट रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में नहीं। दूसरा, ये डायरेक्ट मेरे एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए, सो दैट कल को अगर मुझे किसी को कुछ करना है, निकालना है, या इतने लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है, आई कैन इन्फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टर विल डू द नीडफुल। उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर रहता, बाकी कुछ नहीं। पर फिर वो इंसान की ESI लायबिलिटीज कॉन्ट्रैक्टर लेगा ना? बिल्कुल, नॉट द एम्प्लॉयर। कॉन्ट्रैक्टर को ESI PF भरना पड़ेगा। हाँ, उसका राइट। लाके वो चालान्स दिखाना पड़ेगा, देन ओनली एम्प्लॉयर विल रियम्बर्स हिम। ऐसा कभी होता है कि एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा, किसी प्राइवेट में ख़त्म कर दिया, 2 डॉक्टर से कैश में ख़त्म कर दिया थोड़ा सा, एंड देन बिकॉज द एम्प्लॉय को पता है कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, तो बाद में केस किया है? बिल्कुल, मैक्सिमम इसमें वही होते हैं। ओके। क्योंकि वो जो एक्ट है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, इट्स अ कंप्लीट एक्ट इन इटसेल्फ। बराबर। अब वो एक्ट में दिया हुआ है कि आपका अगर लेफ्ट हाथ का अंगूठा कटता है तो कितना आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए, 2 उंगली कटती तो कितना कंपनसेशन, लिम्ब से होता है तो कितना कंपनसेशन, सब दिया हुआ है उसमें, एवरीथिंग। एंड ये अमाउंट आई थिंक हर साल रिवाइज होती होगी? उसमें रेशो दिया हुआ है, उसमें एक चार्ट दिया हुआ है कि ये शेड्यूल के हिसाब से आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। बराबर। फेटल एक्सीडेंट, नॉन फेटल एक्सीडेंट, सब दिया हुआ है सर उसमें। And इट्स अ कंप्लीट एक्ट। इज द कॉम्पनसेशन डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज? नहीं, ओह ओके। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एज। अच्छा, इंडस्ट्री पर इंडस्ट्री सेम है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं पर है, वो होना चाहिए बट ना। एज के हिसाब से कि अगर एक आधा एम्प्लॉय उसकी एज 40 है तो उसको कितना मिलेगा, 42 है तो कितना, 65 एंड अबव है तो कितना मिलेगा, ये भी दिया हुआ है उसमें। ये आपका बराबर है कि एज तो ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री रिलेटेड भी रहना चाहिए। सम इंडस्ट्रीज में बहुत हाई रिस्क एरियाज होते हैं, तो उधर वो मल्टीप्लायर शुड बी हायर। सर जनरली क्या होता है, जहाँ जो हाई रिस्क इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर, कॉइल्स जहाँ बनते हैं, रोलिंग कॉइल्स बनते हैं, सर दे टेक ऑल द ड्यू प्रिकॉशंस। बराबर। ये एक्सीडेंट्स वहीं होते हैं जो प्रिकॉशन नहीं लेते। बराबर। और मे भी कुछ लोगों ने हाथ जला दिए होंगे, सो राइट नाउ दे आर लाइक हाँ चलो बाबा कर, बिल्कुल। वन बैड एक्सपीरियंस लगता होगा। जरूरी भी है। वेरी ट्रू। जरूरी भी है, उसके सिवा सीखते नहीं ना। बराबर। ओवर द लास्ट 22 ईयर्स एक सबसे बड़ा लेसन क्या मिलता है कोर्ट रूम्स में से? पेशेंस, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेशन।
नहीं, पेशेंस तो ठीक है सर, पेशेंस तो वो आप में आ जाता है, क्योंकि अगर आपका मैटर सीरियल नंबर 50 पे है तो आप कोई लॉर्ड गवर्नर नहीं हो कि आपका मैटर पहले लेंगे। 1 2 3 4 वो सीरियल वाइज ही कॉल आउट होगा, यू विल हैव टू वेट टिल योर टर्न कम्स, सो इट डेवलप्स योर पेशेंस। यू शुड बी सबमिसिव इन कोर्ट। बाहर आप कैसे भी रहो सर, मैं खुद बाहर कैसा हूँ अलग है, कोर्ट में अलग है, सो यू शुड बी सबमिसिव इन कोर्ट। थर्ड थिंग कि जो जज साहब बैठे हैं ऑब्वियसली उनको आपसे ज़्यादा आता है, इसलिए तो जज है वो, इसीलिए वो वहाँ बैठे हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ समझनी चाहिए। चौथा, ऑब्जर्व करो कि आपके आजू बाजू कैसा चल रहा है, किस वे से बात करना चाहिए जज से, किस वे से उनको हाँ नहीं, आपको नहीं भी बोलना है तो आप डायरेक्टली अगर नहीं बोलेंगे तो इट में ऑफेंड योर ओपोनेंट, इट में ऑफेंड द जज ऑल्सो। सो देर आर मेनी अदर वेज टू से आई हमली सर डिसएग्री, यू आर राइट बट काइंडली सी दिस, बराबर, दैट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये पर्सपेक्टिव से भी एक बार दैट सोचो। ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ। बराबर। एंड आपने जज जब डिक्टेशन दे रहे, डोंट अटर, आपको लगता है डेट इनकरेक्ट लिखी है, आप आपके इसमें लिख लो ना, अच्छा, नो इंटरप्शंस। यू शुड नॉट, लिंक टूट जाती। उसके बाद यू शुड बी मास्टर ऑफ योर ब्रीफ। आपने पूरा आपके केस, उसके फैक्ट्स, लॉ ठीक है आपको कम ज़्यादा रहेगा बट आपका फैक्ट्स बाय हार्ट लर्न चाहिए। यू शुड बी मास्टर ऑफ योर ब्रीफ। तारीख, टाइम, सब 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 बिल्कुल। यू शुड ऑलवेज नो कि मेरे ब्रीफ में क्या है, इसमें क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है, यू शुड ऑलवेज नो दैट। बिना पढ़े आप मत जाओ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल दिस, मेनी अ टाइम्स क्या होता है सर, पीपल लिसन जस्ट टू गिव रिप्लाई। पीपल, मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, लिसन फॉर टू अंडरस्टैंड, नॉट टू गिव रिप्लाई। तो वो वहाँ से क्वेरीज क्या आ रही है, देखिए जज साहब जो बैठे हैं ना, उनको कोई ये नहीं रहता कि मुझे तुम्हारी पिटिशन डिसमिस करनी है इसलिए मैं तुमको 10 सवाल पूछूंगा। फॉर बेटर क्लैरिटी ही इज आस्किंग यू, एंड इफ यू वांट दैट योर क्लाइंट शुड गेट सम गुड रिजल्ट, यू शुड ऑलवेज आंसर द क्वेश्चंस और द क्वेरीज पुट फोर्थ बाय द कोर्ट। वो छोड़ के अगर आप सब बता रहे हो देन इट मेक्स नो सेंस। फिर जो बैठा है सामने उसके भी दिमाग में आता ना कि ही इज अवॉइडिंग, ही इज इवेडिंग, वो नहीं होना चाहिए। ऐसा भी लगता होगा ना, इज वेस्टिंग माई टाइम अननेसेसरली, और इतने केसेस है डॉकेट में। सर सब पेशेंटली ही सुनते हैं, ओके, और उसी के वजह से टाइम भी बहुत जाता है। हाँ बराबर। क्या है सर, अभी जैसे हम लोग को समर वेकेशंस हैं, विंटर वेकेशंस है, ये तो ठीक है, ये पार्ट है हमारे इसका, लेकिन सर रोज़ की जो केसेस फाइल होती है हाई कोर्ट में, अराउंड 3000 5000 इतनी रोज़ केसेस फाइल होती है। एंड जो बैठे हैं सर वो भी ह्यूमन बींग्स हैं। हमारे यहाँ तो जजेस अभी भी 6 साढ़े 6 7 7 बजे तक बैठते हैं, दो देयर टाइम इज़ अप टू 4:30 ओनली, बट स्टिल दे सिट, दे ट्राई कि नहीं मैटर ख़त्म होने चाहिए, मैटर शुड रीच टू इट्स लॉजिकल एंड, लेकिन फाइलिंग इतनी ज़्यादा है, सो इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल वो करना। ट्रू। अब तक का सबसे हार्डेस्ट केस जो बहुत ड्रेनिंग था ऐसा? सर वो स्टार्टिंग में तो लगता था। नंबर 2, हर केस इज़ वेरी यूनिक, इज़ वेरी हार्ड, इट्स वेरी यूनिक, इट्स वेरी डिफरेंट। मैं इसलिए बोल रहा था कि जो सीनियर्स आर्ग्यू करते वो स्टडी करो, आप देखो उनको। मैंने भी एक मैटर्स में सीनियर एडवोकेट एंगेज किए, कल डेट है, आज शाम को हम गए उनके यहाँ, मैं क्लाइंट डिस्कशन किए पूरा मैटर क्या है क्या नहीं। मैटर थोड़ा बहुत हुआ होगा, नेक्स्ट डेट मिली, नेक्स्ट डेट को अदर साइड के लॉयर ने इनको पहले ही फ़ोन करके बोला कि सर मैं कल अवेलेबल नहीं हूँ, तो इसमें डेट हो जाएगी, माई जूनियर विल कम एंड सीक एडजर्नमेंट। डिस्पाइट दैट द सीनियर एडवोकेट वॉज रीडिंग द मैटर। आई टोल्ड हिम कि सर इसमें तो कल डेट होने वाली है, वो अदर साइड के लॉयर ने बताया कि डेट हो रही है, सो व्हाट। लेकिन जब जब आप पढ़ते हो आपको कुछ नया मिलता है इसमें।
सो डेट हो रही है इसलिए आप मैटर नहीं पढ़ोगे, इट मेक्स नो सेंस. बराबर. एंड दैट्स द बेस्ट थिंग आई लर्न. एक चीज को आप नंबर ऑफ टाइम्स यू रीड, यू ऑलवेज गेन समथिंग न्यू इन्फॉर्मेशन. yes. वो वाली बात ऑब्वियसली. बराबर. व्हाट इज योर एडवाइस टू द न्यू लॉयर्स जो आजकल आ रहे हैं? सर एडवाइस करने इतना तो मैं सीनियर हूँ नहीं, लेकिन मेरा एक ही बोलना है कि बी थरो विथ योर ब्रीफ, लिसन टू व्हाट योर सीनियर्स से, गिव अ पेशेंट हियरिंग टू योर क्लाइंट, और उसके बाद आप ये सब रेडी करके आप कोर्ट में आइए. अदरवाइज इट मेक्स नो सेंस. सिर्फ आप पैसा देख के मत उसके पीछे मत भागो. वो तो अल्टीमेटली लाइक व्हाट आमिर खान हैज सेड इन 3 Idiots, पैसा तो आने वाला है. पैसा तो आता ही है, वो तो है. नाम कमाओ, नाम कमाओ, पढ़ो, रीड. पैसा भागता है. नाम कमाओ, पैसे का पैसा भागता है. वो तो इट्स वेरी ट्रू. व्हेन आई वाज अ न्यू लॉयर, अ बडिंग लॉयर, मुझे जो फॉर्चुनेटली प्रोफेशन में ना एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे यहाँ सीनियर्स, भले मेरे खुद के सीनियर नहीं हैं वो, बट दे ऑलवेज से कि नो यू आर डूइंग इट करेक्टली और यू आर नॉट डूइंग इट करेक्टली, यू शुड डू इट इन दिस वे. वो ये प्रोफेशन में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो पीढ़ी से वो बताते हैं कि सीनियर भी रहे तो वो बताते हैं कि आपने ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए. वो जनरेशनल गाइडेंस रहता ही होगा. वो रहता ही है गाइडेंस. तो बहुत जो सीनियर्स थे उन्होंने बताया कि यू शुड ऑलवेज हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग. जरूरी नहीं है कि आप लॉ का ही पढ़ो, आप नॉवेल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बट आप पढ़ते रहो. विद वेरी ग्रेट और डिमिनिशिंग स्किल लगती है मेरे को आजकल लोगों में ये. वो है ही नहीं सर. अभी की अनफॉर्चुनेट पार्ट इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर किसी को बोला कि ऐसा ऐसा जजमेंट था या ये एक पॉइंट है, तो दे ओपन देयर मोबाइल्स, वो देखते हैं एंड विद इन से 5 और 6 मिनट्स जैसे सन नहीं ऐसा नहीं है, या है या नहीं है, वॉट एवर. बट वही आप किताबें अगर पढ़ते हो, उससे क्या होता है, एक तो आपकी लैंग्वेज भी सुधरती और बहुत सारी चीज़ें आपको समझती है. मेंटेन अ डायरी. आप जब किताब पढ़ते हो तो डायरी में आप पॉइंट्स लिखते हो. नॉट नेसेसरी कि आज जो केस आप हैंडल कर रहे हो, आर्ग्यू करने जा रहे हो, उसी से रिलेटेड रहेगा वो मैटर, बट आपको कुछ और दूसरे मैटर में काम आएगा. सो यू शुड ऑलवेज मेंटेन अ डायरी. बराबर. ऐसा कभी होता है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग केस कहीं कोर्ट रूम में चल रहा है, कभी कभी नॉट रिलेटेड टू योर फील्ड एज वेल, बट यू नो कि बहुत कि मुझे बस सुनना है कि व्हाट आर्ग्यूमेंट्स आर बीइंग पुट फॉरवर्ड. सर हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स आते हैं, एक तो नागपुर में जितने सीनियर एडवोकेट्स हैं वो डेजिग्नेटेड या नॉन डेजिग्नेटेड भी, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो, प्लस जो बाहर से भी आते हैं, तो तब कोर्ट रूम जो रहती है वो जैम पैक्ड रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ इनोवेटिव लाते हैं सुनने के लिए. एंड दैट इज ऑलवेज अ प्लेजर. पहले क्या होता था, इफ़ अ डॉक्टर इज ऑपरेटिंग एक बहुत यूनिक केस, तो वो अपने फ्रेंड्स को बुलाते थे, सब अपना स्केड्यूल फ्री करके सिर्फ देखने आते थे. पर अभी क्या है कि सब एवरी सर्जन अपनी सर्जरी रिकॉर्ड करता है आजकल. वो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस आ गए एंड वी पोस्ट इट ऑन यूट्यूब प्राइवेट करके, और जिनको हमको दिखाना है उनको लिंक भेज देते हैं, एंड देन व्हाट्सएप पे उसका डिस्कशन होता है, यार ये कैसे किया, ये कैसे किया. इफ़ समबडी किसी को कुछ नया नॉवेल तरीका दिखा, मुझे नहीं समझ रहा, बता, बहुत अच्छा लगता है. हम लोग भी डिस्कस करते हैं कैंटीन्स में. मैटर है हम लोग के, तो हम लोग कैंटीन में हैं या रूम में बैठे हैं. जैसे हम लोग का एक रूम है जिसमें अराउंड 7, 8, 10 लॉयर्स बैठते हैं. अरे मेरा इस टाइप का मैटर है, तो ही ऑल्सो गिव सम वैल्यूएबल इनसाइट. बराबर. तो वो हम लोग की बातें होते रहती है, तो उसमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने मिलती है हमको. बराबर. या तो हम सिखाते या हमको सीखने मिलती. इन एनी वे कुछ ना कुछ फ़ायदे का ही होता है उसमें. बराबर. सही है. व्हाट वुड यू टेल अ 25-year-old विक्रम? जो कर रहा बहुत अच्छा कर रहा है. देखिए सर, अपन अपनी गलतियों से सीखते. बराबर. वही गलती दोबारा मत करो. देयर आर एन नंबर ऑफ मिस्टेक्स जो अपन ने अब तक नहीं की है लाइफ में, वो भी करेंगे ना धीरे धीरे. फेल फास्ट. यस. बराबर. यू विल लर्न समथिंग न्यू. वेरी ट्रू.
आई थिंक लाइफ से मिली हुई सीख इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन किताबों से मिली हुई सीख, अनडाउटेडली। है ना? क्या हुआ था कि मेरे चाचा है, ही इज़ अ जर्नलिस्ट, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ वो अपना बताते रहते हैं। तो उनका ये था कि जैसे इंटरव्यू लेने गए किसी का, तो 4-4 दिन 5-5 दिन वेट करना पड़ता था। इट डेवलप्स, इट बिल्ड्स योर पेशेंस। रेजिलियंस। मैं लॉ में आया तो मेरे फादर के अंडर ज्वाइन किया मैं। नेपोटिज्म नहीं है उसमें कुछ, बट मैं मेरे फादर के अंडर ज्वाइन किया। तो इट वाज लाइक कि रात को 11 साढ़े 11 ऑफिस में ही, एंड सुबह वो बोलते थे कि आप रात को ही बताते थे, अरे ये कल मैटर मुझे ड्राफ्ट करके चाहिए, अभी रात के 3 बजे हो कुछ भी हो, आई हैड टू डू इट। और वो करके फिर से सुबह 7 बजे यू आर इन योर ऑफिस। बराबर बट उससे आपको ये समझा कि भाई ये आप कर सकते हो। बराबर। बट यू टॉक्ड ऑफ नेपोटिज्म, मैं नहीं मानता देयर इज नथिंग कॉल्ड एज नॉट एट ऑल, नेपोटिज्म। नॉट एट ऑल। अगर नेपोटिज्म आपको सिर्फ एक चांस देता है, एग्जैक्टली। इधर उसमें छक्का मार सकते या आप आउट हो सकते, उस दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग एक्चुअली। अगर आप क्वालिफाइड हो तो आपको लोग आते रहेंगे, नहीं हो तो नहीं आएंगे, खत्म। नहीं सर, उसमें थोड़ा सा एक स्टार्टिंग प्लस पॉइंट ये रहता है नेपो किड को कि एटलीस्ट आपको एक क्लिनिक या एक ऑफिस मिल गया है, आपको कुछ बुक्स मिल गई है, और आपको रेडीमेड कुछ क्लाइंट्स मिले हैं। हाँ, बट यू हैव टू प्रूव। प्रिसाइजली। वो तो आप पहले 5-10 केस में Sir, आपने प्रूव कर दिया तो ठीक। आप मंदिर में जाता है आदमी, और उसको अगर वहाँ से इच्छा के हिसाब से फल नहीं मिलता, वो भगवान बदल देता है। यहाँ लॉयर की क्या बात है? वेरी ट्रू। सही बात है। लॉयर बदलने में कितना टाइम लगता है? हाँ, सो जब तक उसको डिजायर्ड रिजल्ट्स आपसे मिल रहे हैं, ही इज विद यू। आई नो। जब नहीं मिल रहे, ही विल चूज सम अदर लॉयर। इट्स एज सिंपल एज दैट। सही है, सही है। सो आपके फादर बहुत बड़े लॉयर हैं, आपके दादाजी बहुत बड़े लॉयर हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस। नो, आई डोंट थिंक सो। इट मेक्स नो डिफरेंस। यू हैव टू प्रूव। उससे आपको सिर्फ एक चांस मिलता है। बस आपको और एक कुछ चांस नहीं। मिलता है। यू हैव टू प्रूव योर मेटल। बराबर। यू आर एज गुड एज योर फादर, इफ नॉट बेटर। बस इतना ही है। देखने का नजरिया है सर। वेरी ट्रू। मैं वही बोला ना, रिजल्ट्स जब तक आप दे रहे हैं सब चलता है, क्लाइंट को, तो क्लाइंट इज हैप्पी। सब चलता है। वेरी ट्रू। रिजल्ट नहीं दे रहे तो फिर आप फादर रहे या आप रहे, इट मेक्स नो डिफरेंस। बराबर। चलो, मज़ा आया। थँक्स फॉर बिंग थँक यू सो मच. बहुत टाइम से आपण ट्राय कर रहे थे, फायनली झालं. काय सर तुम्ही बोलवत नाही. अच्छा, चला. आम्ही बिना फीचेही सजेशन देतो ना. चला जेवायला जाऊया.